हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुसुम और उमेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुसुम के पिता लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थे, जिसकी वजह से कुसुम की भी कभी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने पिता को अपने दिल की बात बता सके। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी अपनी माँ की फोटो हाथों में लेकर उससे बातें कर रही थी। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? लोग कहते हैं लड़की की माँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, लेकिन मेरी किस्मत में तो इस रिश्ते का सुख ही नहीं लिखा। काश कि आप मेरे साथ होती माँ। कुसुम अपनी माँ की फोटो से बातें कर रही थी कि तभी उसके पिता हाथों में केक लेकर उसके कमरे में आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू कुसुम। पापा, आपको मेरा बर्थडे याद था? मुझे तो लगा था कि आप भूल गए होगे काम के चक्कर में। तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो बेटा कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगा। मैं काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी का बर्थडे भी भूल जाऊंगा। मैं जानती हूँ पापा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मेरा बर्थडे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है, अब बातें बाद में करना, पहले जल्दी से केक काटो और मुझे भी खिलाओ। तुम तो जानती हो ना कि मुझे केक कितना पसंद है। जी पिताजी, अभी कट करती हूँ। कुसुम इतना कहकर केक कट करती है और अपने पिता को खिलाती है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे थे। तभी कुसुम के बॉयफ्रेंड उमेश का कॉल आता है, जिसे देखकर कुसुम घबरा जाती है और उसके हाथ से केक नीचे गिर जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम फोन की रिंग सुनकर इतना डर क्यों गई? सारा केक जमीन पर गिरा दिया। वो पापा, मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, अभी तुम आराम करो, सफाई सुबह हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, तुम अपने और दोस्तों के साथ बात कर लो। राजेंद्र इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कुसुम अपने कमरे का दरवाजा बंद करके उमेश को कॉल करती है। तुम पागल हो क्या? तुमने खुद कॉल क्यों की? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं कॉल खुद करूंगी, लेकिन तुम्हें तो चैन ही नहीं है। अरे जान, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं तुम्हें विश करूं, लेकिन तुमने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। तुम्हारे विश के चक्कर में आज मेरी गर्दन उड़ जाती। जब तुम कॉल कर रहे थे तब पापा मेरे साथ मेरे कमरे में बैठे हुए थे। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने फोन पर ध्यान नहीं दिया, वरना आज मेरा जन्मदिन नहीं मरम दिन बन जाता। यार तुम कितना डरती हो अपने पापा से, इतना तो मैं भी नहीं डरता। वो तो वक्त बताएगा। माँ को देखते ही कॉल कट कर देते हो। बर्थडे पे विश किया, वो भी इतना फीका। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो तुम। रखो फोन, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। कुसुम इतना कहकर कॉल कट कर देती है और चुपचाप कमरे की लाइट बंद करके आराम से सो जाती है। कुसुम की बात सुनकर उमेश को रात भर नींद नहीं आती और सुबह होते ही वो अपने दोस्त सूरज को कॉल करके घर बुलाता है। हाँ बोल, तूने मुझे कॉल करके इतना जल्दी आने का क्यों कहा? यार भाई तू मेरा एक काम कर दे, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मेरी अलमारी में उसका गिफ्ट रखा हुआ है। अरे उसे मेरी गर्लफ्रेंड तक पहुंचा दे यार। यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ना उसके घर का नहीं पता है, मैं कैसे जाऊंगा? तू ही चला जाना यार। यार तू तो माँ की आदत जानता है ना, आज माँ ने घर में पूजा रखी है, अगर आज मैं घर से बाहर निकला तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अरे यार प्लीज कर दे यार। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू मुझे एड्रेस बता दे, मैं चला जाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुझे कॉल करके बता दूंगा। हाँ ओके डन, दोस्त हो तो तेरे जैसा। अरे थैंक यू यार। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा, एड्रेस दे। थोड़ी देर बाद सूरज उमेश की गर्लफ्रेंड का एड्रेस लेकर उसके घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वो बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां के एक जैसे घरों को देखकर दंग रह जाता है और उमेश को कॉल करता है। सामने अपनी माँ के बैठे होने के कारण वो कॉल को कट कर देता है। साले ने एक तो अपनी गर्लफ्रेंड का गिफ्ट देने के लिए मुझे फंसा दिया, ऊपर से अब कॉल भी नहीं उठा रहा है। कैसे पता करूं कि इसकी गर्लफ्रेंड का घर कौन सा है? एक बार फिर से कॉल करता हूँ। सूरज इतना कहकर एक बार फिर से उमेश को कॉल करता है। उसकी दूसरी बार कॉल देखकर उमेश कॉल को रिसीव कर लेता है। साले, एक तो इतनी अनजान जगह पे मुझे अपने फायदे के चक्कर में तूने भेज दिया, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे नहीं मिलना मुझे तेरी गर्लफ्रेंड का घर, मैं आ रहा हूँ वापस। यहाँ सब घर एक जैसे ही है। मम्मी सामने बैठी है मेरी, अरे इसलिए फोन नहीं उठाया। अबे तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे अब मैं इस गधे को एड्रेस कैसे समझाऊं? माँ सामने है। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। अबे चुप हो जा बददिमाग इंसान, तुझसे एड्रेस पूछा है, तू गाने गा रहा है? मैं पागल वागल हो गया है क्या? मैं आ रहा हूँ वापस। सूरज इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे नीचे फूलों की दुकान नजर आती है जिसके ऊपर मकान था और
वो उमेश के इशारे को समझ जाता है, जिसके बाद वो उमेश का गिफ्ट लेकर कुसुम के घर जाता है और उसे देता है, जिसके बाद कुसुम उसे कॉल करती है। क्या बात है, आखिर में तुमने मेरे लिए गिफ्ट भिजवा ही दिया, वो भी पापा के घर में रहते हुए। अब लगा कि तुम में हिम्मत है और तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें गिफ्ट मिल गया क्या? हाँ मिल गया। क्यों, तुमने नहीं भिजवाया क्या? नहीं नहीं, भिजवाया तो मैंने ही है, लेकिन मेरे दोस्त को तुम्हारा घर नहीं मिल रहा था, तो उसने मुझे बोला मैं घर वापस आ रहा हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारा गिफ्ट मुझ तक पहुंच गया और मैं तो बहुत खुश हूँ। आई लव यू सो मच। कुसुम इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, सामने अपने पिताजी को देखकर दंग रह जाती है। तभी राजेंद्र कमरे के अंदर आता है। कौन है जिसे तुम आई लव यू बोल रही हो? पापा, वो मेरी फ्रेंड की बेटी है, मुझे विश कर रही थी, उसी को बोल रही थी। ठीक है, मुझे लगा कोई लड़का है। बहुत फोन चल रहा है तुम्हारा आजकल, अब थोड़ा पढ़ भी लो, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। राजेंद्र इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन उमेश कुसुम से मिलने के लिए उसके घर के पास आता है और उसे बहुत कॉल करता है, लेकिन सोने की वजह से कुसुम कॉल नहीं उठा पाती। तभी उमेश फूलों की दुकान पर बैठकर गाना गाने लगता है। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर कोरी का मकान, अरे जब वो चौबारे से देखे मेरा दिल हो बेईमान। उमेश लगातार गाना गा गा कर कुसुम को इशारे में बुलाता है। थोड़ी देर बाद कुसुम की आंखें खुलती है और उसे उमेश की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर बालकनी में जाती है और उसे फूलों की दुकान पर बैठा गाते देखकर फटाफट से तैयार होकर नीचे आती है। तुम पागल हो क्या? ये क्या तरीका है बुलाने का? तो मैं और क्या करता, तुम फोन उठा नहीं रही थी, नाम तुम्हारा ले नहीं सकता, ऊपर आ नहीं सकता, अरे इसलिए तो गाने से इशारा कर रहा था। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन तुम्हारा गाना सुनकर पापा बाहर आ गए तो तुम भी जाओगे और मैं भी। जब ऐसा होगा तब देखेंगे, अभी जो नहीं हुआ उसे सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब करें यार। चलो चलते हैं, अब कहीं घूम कर आते हैं। उमेश इतना कहकर कुसुम को बाइक पर बैठाकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों की सारी बातें कुसुम की पड़ोसन कमला सुन लेती है और राजेंद्र के आने पर उसे सब बता देती है। बुरा मत मानिए भाई साहब, लेकिन आपकी लड़की का ना किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। रोज वो लड़का आता है और कुसुम को गाने का इशारा देकर बुलाता है। ये दोनों साथ में जाते हैं। ये आप क्या कह रही हैं कमला बहन? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। आपको विश्वास ना हो तो कल ऑफिस ना जाकर आप मेरे घर बैठ जाना और अपनी आंखों से सब देख लेना। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन राजेंद्र कमला की बात मानकर ऑफिस का बहाना करके उसके घर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उमेश आता है और कुसुम को गाना गाकर बुलाता है। जैसे ही कुसुम नीचे आती है और उसकी बाइक पर बैठने जाती है, राजेंद्र वहाँ आ जाता है और उसे बहुत सुनाता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे विश्वास को मत तोड़ना, लेकिन तुमने वही किया। तुम्हें जो ठीक लगा, अब मैं भी वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। राजेंद्र की बात सुनकर उमेश बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है और राजेंद्र कुसुम का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर चला जाता है। अगले दिन कुसुम को लेकर वो शहर से बहुत दूर चला जाता है और इस तरह से उमेश का प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। इमली अपनी माँ माला से बात करते हुए बोलती है। माँ, दीदी की करतूत की वजह से जीजा जी को भुगतना पड़ रहा है। चारों जगह उनकी बदनामी कर रखी है दीदी ने। वो खुद तो चली गई, लेकिन बेचारे जीजा जी उनका बिल्कुल नहीं सोचा। हाँ, मुझे भी इसी बात का अफसोस है कि मेरी बेटी ने ये किया। अब मैं कैसे जाऊंगी दामाद जी के सामने। अभी तो उन दोनों की नई जिंदगी शुरू हुई थी और अभी दोनों के साथ इतना सब कुछ। कमल बेटा तो अकेला रहता है, उसका कोई परिवार भी नहीं है। अब उसका क्या होगा? जब दीदी को शादी के बाद भागना ही था तो उन्हें शादी करने की क्या ही जरूरत थी। शादी से पहले भी तो मना कर सकती थी ना। कम से कम जीजा जी की जिंदगी तो बच जाती। बेटा, अगर उसने यही सब सोचा होता तो वो जाती ही क्यों? कमल जैसा इतना अच्छा लड़का देखा था उसके लिए, पूरे जात बिरादरी में नाक कटवा कर रख दी। मुझे तो जीजा जी की फिक्र होती है। अब वो आगे क्या करेंगे, उनके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे तो दामाद जी से बात करने में शर्म आ रही है। किस मुंह से मैं उनसे माफी मांगने जाऊं? क्या बोलूं? दीदी को जीजा जी को छोड़कर गए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन अब भी जीजा जी दीदी से ही प्यार करते हैं। उनके प्यार से अभी तक निकल नहीं पाए। दीदी की वजह से हमसे भी मिलना नहीं होता अब। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि वक्त रहते ही संभल जाए।
उनके लिए भी अच्छा होगा। हमारे हाथ में जितना था हम उतना ही कर सकते थे, अब आगे का उन्हें ही सोचना है। माँ, क्यों ना हम जीजा जी की दूसरी शादी करवा दे। उनकी दूसरी शादी हो जाएगी, कोई साथ मिल जाएगा तो उनका थोड़ा दर्द कम होगा ना। कब तक ऐसे ही अकेले रहेंगे वो। ये तो मैंने भी सोचा था और इस बारे में बात भी की थी दामाद जी से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही है दूसरी शादी के लिए जो मान जाए। माँ, जीजा जी को तो मैं जैसे तैसे करके मना लूंगी, आप बस लड़की देखना शुरू कर दो। जीजा जी ने आज तक मेरी एक भी बात को मना नहीं किया है, अब उनके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। बहुत ही अच्छा सोच रही है। दामाद जी को कोई भी मिल जाएगी तो हमारी भी परेशानी खत्म होगी। जो हमारी बेटी ने पाप किए वो हमने भोग लिए हैं। ठीक है, फिर आप लड़की देखना शुरू करो। मैं भी आज शाम को जैसे ही जीजा जी आते हैं उनसे उनकी दूसरी शादी के बारे में बात करती हूँ। इमली अपने जीजा जी की बहुत फिक्र करती थी, इसीलिए उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। शाम को जैसे ही इमली के जीजा जी कमल घर आते हैं तो वो अपने कमरे में हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। हाथ मुंह धोकर वो बैठते हैं कि तभी इमली उनके पास जाती है और उनसे बोलती है, जीजा जी, आपसे कुछ मांगू, आप मना तो नहीं करेंगे ना। अरे पगली, आज तक तुम्हारी किसी बात को मना किया है जो अब मना कर देंगे? तुम बस बताओ क्या चाहती हो। ऐसा क्या है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ? जीजा जी, आप ना दूसरी शादी कर लो। कब तक दीदी की गलती की सजा खुद को ऐसे ही देते रहोगे? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते आप दूसरी शादी? जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है आपके आगे, और आपने मुझसे अभी बोला था ना कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप दोगे, तो बस अपनी बात से मत पलटो। अच्छा चलो ठीक है, मैं शादी के लिए मान भी जाऊँ, लेकिन मुझे कोई तुम्हारी तरह समझदार और मेरी परवाह करने वाली थोड़ी मिल जाएगी। वो भी तुम्हारी दीदी की तरह ही निकल गई तो क्या होगा? आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं आपके लिए अपने से भी ज्यादा अच्छी और समझदार लड़की देखूंगी, आप उसकी फिक्र मत करो। आप बस बताओ, मैं जिस लड़की को पसंद करूंगी आप उससे शादी करोगे? इमली, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शादी वगैरह इतनी जल्दी नहीं होता है, ये सब बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है, वरना तुम्हें तो पता ही है क्या होता है आखिर में। जीजा जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो बस अब आप मेरी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लो, क्योंकि मेरे रहते हुए अब आपके साथ और कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है, फिर जब तुम बोल ही रही हो तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह ही सुंदर, समझदार और प्यार करने वाली बीवी चाहिए, तभी मैं दूसरी शादी के लिए मानूंगा। ठीक है, इस बात की पूरी जिम्मेदारी मेरी, ये सब मैं देख लूंगी। इमली अपने जीजा जी को दूसरी शादी के लिए मना लेती है और रिश्ते देखना शुरू कर देती है। कई लड़कियां देखने के बाद कुछ को इमली मना कर देती है और कुछ को कमल मना कर देता है। ये सब देखकर एक दिन कमल माला और इमली से बोलता है, आप लोगों को तो दिख ही गया है, अब जो लड़की ठीक लग रही है वो खुद शादी के लिए मना कर रही है और बाकी से मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। जीजा जी, आप इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपकी शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से करवाऊंगी। आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। हाँ कमल बेटा, इतनी जल्दी निराश नहीं होते। यहाँ कोई लड़की नहीं मिली तो जरूरी थोड़ी ना है कि तुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी ही नहीं। माँ जी, मैं जानता हूँ कि आप दोनों ही मेरा भला चाहते हो, लेकिन खुद बताओ ना कि कोई इमली जैसी समझदार लड़की मिल सकती है मुझे? जीजा जी, आप मेरी तारीफ करना बंद करो। मैं अपने जीजा जी की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। अपनी शादी करने का बाद में सोचना। माँ, आप बताओ, मैं सही बोल रही हूँ ना? कमल बेटा, एक बात बोलो, अगर तू बुरा ना माने तो। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं भला आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? इमली की भी शादी की उम्र हो गई है और इमली बहुत समझदार है, उसे सब पता ही है। तो तुम दोनों ही आपस में शादी कर लो ना, जब एक दूसरे को समझते हो तो यही सही है। चलो इतनी देर के बाद ही सही, लेकिन इन्होंने मेरे मन की बात कही तो सही। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मैं जीजा जी की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने साथ ही जीजा जी की दूसरी शादी करवाने के लिए मान जाऊँ। इमली बेटा, तुझसे ज्यादा कमल को कोई दूसरी लड़की नहीं समझ सकती है। तू उसकी चिंता भी तो कितनी करती है, तू खुद बता। कोई और आ गई तो वो भी ऐसे ही निकल गई तो? माँ, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है, मैं आपकी बात को मानने के लिए राजी हूँ। जब आप दोनों को ही परेशानी नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है,
फिर जो आप लोगों को ठीक लगे वही होगा। इमली शादी के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। आखिरकार कमल की शादी का दिन आता है और उन दोनों की शादी शुरू हुई होती है कि तभी वहां अचानक से इमली की बड़ी बहन प्रीति आ जाती है, जिसके सर पर चोट लगी होती है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो शादी को रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। अब तक तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मेरी बहन की करने जा रहे हो। मैं तुम्हें मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम यहाँ कैसे आई? जाओ यहाँ से, दिखाई नहीं दे रहा है मेरी शादी हो रही है। दीदी आप तो जीजा जी को छोड़कर भाग गई थी, बस एक चिट्ठी रखकर चली गई थी। आपको पता भी है जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, तो वापस आकर क्या साबित करना चाहती हैं? तुम गलत समझ रही हो। मैं कभी भागकर नहीं गई थी, बल्कि इनकी गंदी नजर थी तुम पर और हमारे जायदाद पर। इसलिए इन्होंने जानबूझकर मुझे छुपा कर रखा और सबको बता दिया कि मैंने छोड़कर भाग गई हूँ। क्या जीजा जी ने आपके साथ इतना गलत किया और अब ये यही सब मेरे साथ भी करना चाहते हैं? नहीं इमली, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम तो जानती हो मुझे, मैं कभी ऐसा कर भी नहीं सकता। तुम मेरी बहन हो, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम इस इंसान पर भरोसा करोगी? यकीन नहीं होता तो जाओ इसके कमरे में। इसने जायदाद को अपने नाम करने के लिए कागजात भी बनवा रखे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। इस इंसान की वजह से मेरी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद तो हुई है और अब ये दूसरी की भी करने जा रहा है। माँ, मैं तो जीजा जी की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। शादी अब तो होने से रही, लेकिन फिर भी जीजा जी को उनके ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। प्रीति की बात सुनने के बाद सबके सामने सच्चाई आती है और इमली कमल को पुलिस के हवाले कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।